वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं पार्ट 17 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के। पिछले वीडियो मैंने बताया था रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन मैंने बताया था। और आज के क्लास में बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। दैट मीन्स विच फैक्टर जो इफेक्ट डालता है रेसिस्टेंस के कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे। ओके, तो टॉपिक आज का क्या हम लोग का है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे इफेक्ट डालता है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा है या छोटा है उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो वायर है, एक का लेंथ सपोज दैट कि 1 मीटर है और सेकंड का लेंथ अगर हमारे पास 2 मीटर है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि ए और बी यहाँ पे कंसीडर करेंगे वायर को। तो ए का जो हमारे पास रेसिस्टेंस होगा लेस होगा एज कंपेयर टू बी। ओके, तो इसके पीछे रीजन की बात किया जाए तो इसमें क्या निकल के आता है, सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि करंट एक यहाँ से हम पास करवाते हैं इसका तो करंट को पास करने में जो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो हम वायर लिए हैं वो सेम सबस्टांस का बना हुआ है ना। इसे सपोज दैट एक कॉपर है और ए भी कॉपर का ही बना हुआ है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि करंट जब यहाँ से पास करेगा तो उस केस में 1 मीटर तक इसे, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को इस 1 मीटर से पास करने में मतलब 1 मीटर तक ही इसे इलेक्ट्रॉन को अपोज झेलना पड़ेगा। बट बात करते हैं बी में, कि जब बी में हम पास करवाते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2 मीटर तक उसे क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम्स है, जो आयंस है, उसके द्वारा करंट जब फ्लो करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उसे अपोजिशन, दैट मीन्स कि उसे रेसिस्ट, दैट मीन्स कि उसे रुकावट, वो 2 मीटर तक उसे झेलना पड़ेगा। इसी केस में हम क्या कहते हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा लेंथ पे डिपेंड करेगा, और लेंथ जिस वायर का बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल वायर, तो अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो उस केस में क्या निकल के आता है कि रेसिस्टेंस जो होगा उसका बड़ा होगा जिसका लेंथ बड़ा होगा। आई होप सो इस चीज़ को समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फैक्टर पे। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई होप सो कि क्रॉस सेक्शन के बारे में आप लोग को आइडिया होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या वी कैन also say the thickness of conductor, thickness of conductor, area of a cross section या thickness of a conductor। suppose that ये जो पेन में हाथ में लिया वो हमारे पास क्या है, वो एक तरह से मान सकते हैं कि वायर है। तो इसका जो लास्ट एंड पॉइंट है दैट मीन्स ये जो तुम्हारा पार्ट क्या शो करता है, हम लोग को क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बताता है, या वी कैन ऑल्सो से कि थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर के बारे में बताता है। तो वी कैन से हेयर कि रेसिस्टेंस जो होता है बेसिकली किसी भी कंडक्टर का एरिया से क्या रिलेशन उसका है। तो इसमें हम देखते क्या है, रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो वायर है, एक का सपोज दैट कि मान लिया कि इस तरीके से दिया हुआ है, स्मॉल एरिया A1 मान लेते हैं, लेकिन ए बी कॉपर का ही बना हुआ है, एक और हमारे पास है वो भी क्या करते हैं हम सेम लेंथ का लेते हैं, लेकिन उसका जो एरिया क्या है एज कंपेयर टू द A2 मान लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि A2 हम लोग को क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है A1 के कंपेयर में। तो हम देखते क्या है कि जो रेसिस्टेंस होगा वो A2 का बड़ा होगा एज कंपेयर टू द A1 से। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन
मे बी सपोज दैट कि 10% को कहीं रन करना है, ठीक है, तो इसके पास एरिया बहुत ही स्मॉल मिल रहा है, लेकिन इसी 10% को अगर इसमें से दौड़ना है तो उसके इसमें क्या निकल के आएगा कि इसका एरिया उसे ज़्यादा मिलेगा, दैट ओके। तो उस केस में हो सकता है कि कोलाइड करने का चांस ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो वी कैन से कि यहाँ पे जिसका एरिया बड़ा होगा, है ना, रेसिस्टेंस उसका क्या होगा, हम लोग का कम जाएगा। ओके, सो वी कैन से हेयर कि एरिया अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, रेसिस्टेंस हम लोग का कम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है कि A2 का एरिया बड़ा हो रहा है, इसलिए रेसिस्टेंस जो होगा इसका क्या होगा, हम लोग का कम जाएगा। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब बातें निकल के आता है कि सपोज दैट कि इसे अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम सेकंड मान लेते हैं और इसे हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद क्या निकल के आता है, लेट मी ट्राई। मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली it was found that कि when compare with 1 and 2, from 1 and 2 found that are directly proportional to the sorry directly proportional to the length by area. If we remove the proportionality, then what we get, we get here are directly proportional to the rho, new term rho, L divided by A. Okay, that is the third equation. Let me suppose, so here rho is what, rho is a, we can here say it is the rho, read as rho. Okay, this is the nothing but it is the resistivity, this is the resistivity. Yeah, we can also say that it is the a specific resistance, a specific resistance. देन सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही 1 इक्वेशन एंड 2 को कंबाइन किए हैं थे, आर का जो वैल्यू निकल के क्या आ रहा है, L बाई ए आ रहा है। ओके, तो लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है जिसे हम रीड करेंगे रो, दैट वैल्यू इज नोन एज द रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि एक नया हमें यहाँ से फॉर्मूला मिला है इसका, इस पे रेसिस्टिविटी अगर यहाँ से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला, यानी रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंट मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एग्जाम वगैरह में क्या होता है, रेसिस्टिविटी को फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स रहता है, तो इस पे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं क्या कि हमारे पास कुछ और यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी मैंने सिर्फ 2 बातें बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली एंड इनवर्सली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। लेकिन अब बात निकल के आता है कि अगर सेम लेंथ दिया हुआ है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कंडक्टर 2 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी जो कंपेयर कर रहा था, जैसे कि स्टार्टिंग मैंने क्या लिया था कि 2 हमारे पास लेंथ का 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, लेकिन वो कॉपर से ही बना हुआ था। लेकिन सेकंड में क्या लिया, कॉपर का ही दोनों मटेरियल लिया गया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर कंडक्टर को हमको बताना है तो उसके इसमें हम क्या देखेंगे, क्या करते हैं कि अगर मटेरियल का नेचर पे भी, किसी भी कंडक्टर का जो मतलब जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उस पर उसका नेचर कैसा है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक कॉपर का है और एक हमारे पास कंडक्टर हमारे पास है सिल्वर का, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, और दोनों का जो लेंथ है और एरिया वो आपस में दोनों का इक्वल है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि जो सिल्वर का रेसिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू द कॉपर वो कम होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन से हेयर दैट कि अदर फैक्टर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द resistance of a conductor. So we can say nature of the material, nature of the material
of the conductor या we can say नेचर ऑफ मीन्स वाट, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कि दो टाइप ऑफ मटेरियल है, ओके, दैट मीन्स कि दो टाइप ऑफ कंडक्टर है और वो कंडक्टर जो है किसी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किससे बना हुआ है, उस पर रेसिस्टिविटी या दैट मीन्स कि रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 फैक्टर बताया था। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ अगर बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस उसका बड़ा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया अगर बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर क्वेश्चन निकल के आता है, जो अब मैंने फॉर्मूला बताया था, रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, रेसिस्टिविटी एंड रो, इट मे बी पॉसिबल दैट कि वो आपस में इक्वल हो जाए। हाँ, हो सकता है। किस केस में? इफ़ अगर एरिया तुम्हारा 1 हो जाए और साथ में लेंथ हम लोग का 1 हो जाए, तो वी कैन से हेयर कि हमारे पास जो यूजिंग बाय रेसिस्टिविटी फॉर्मूला, हेयर इज द आंसर, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाय डेफिनेशन समझ सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम वगैरह में कभी कभी क्वेश्चन आस्क हो सकता है। ओके, सो हम लोग अगेन यहाँ पे रेसिस्टिविटी के बारे में बार बार बातें किया जा रहा है, तो रेसिस्टिविटी का भी एक अलग डेफिनेशन होना चाहिए, है ना। तो वो क्या निकल के आता है, अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, तो क्या निकल के आता है? ये निकल के ये आता है कि रेसिस्टिविटी किसी भी सबस्टांस का वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसी भी, दैट मीन्स सपोज हमारे पास एक सबस्टांस है जो रड के फॉर्म में है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा, ओके, अब है कि वो रड कितने मीटर का होगा, है ना, स्क्वायर कितना क्रॉस सेक्शन एरिया उसका होगा। तो रेसिस्टिविटी जो बेसिकली है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ओके, तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ हमको 1 मीटर होना चाहिए। अब इस तरीके से जो कंडक्टर हमें मिलेगा, अब जो भी इसका वैल्यू होगा, रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी, या टेल अस अबाउट द रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट का क्या निकल के आएगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट निकल के आएगा जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे। दैट मीन्स कि अभी हमने क्या देखा था कि रो इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओम इंटू मीटर वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी का जो यूनिट आता है वो क्या होगा, ओम मीटर। ओके, तो अगर हमसे इससे रिलेटेड, दैट मीन्स कि रेसिस्टिविटी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा भी हम टॉक करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ मिलेगा कि यू हैव रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ एल, हमारे पास एक एल लेंथ का रेसिस्टेंस दिया हुआ है और उसका एरिया दिया हुआ ए एंड रेसिस्टिविटी रो है। अब क्या कहता है, इफ़ वी ऐड अनदर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड रेसिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यू रेसिस्टेंस। तो यहाँ से निकल के क्या आ रहा है बात है, ये अगर एक हमारे पास पहले से ही क्या है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस आर है और लेंथ जो दिया हुआ बेसिकली क्या है, वो एल दिया हुआ है, ओके, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग को ए दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि एक और इसी टाइप का आइडेंटिकल रेसिस्टेंस का हमारे पास इसके इन फ्रंट, मतलब आगे क्या करते हैं, इसको ऐड कर दिया जाता है ना। तो वी कैन से हेयर कि लेंथ भी क्या होगा हम लोग इसका सेम निकल के आएगा, एरिया भी क्या होगा सेम निकल के आएगा, ए ही होगा, है ना। तो इस केस में पूछा जा रहा है कि जो ओल्ड है उसका रेसिस्टेंस अगर आर है दिया हुआ, अब जैसे ही एक आइडेंटिकल
रेसिस्टेंस आर का हम जब ऐड करते हैं तो उस केस में जो न्यू रेसिस्टेंस निकल के आएगा उसका वैल्यू क्या होगा हम लोग को, ठीक है। तो उस केस में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन की बात करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि जब हम स्टार्टिंग में जो हमारे पास लेंथ एल का था और उसी लेंथ का एक और रेसिस्टेंस को ऐड किया गया हुआ, तो न्यू जो लेंथ होगा वो कितना निकल के आएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि L प्लस एल यानी कितना हो जाएगा, 2L आ जाएगा। लेकिन एरिया जो न्यू होगा वो कितना होगा, वो तो हमको यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए ही है, यानी वो हम लोग का ए ही रहेगा। और रेसिस्टिविटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने बताया था अभी, रेसिस्टिविटी कितने बड़ा भी लेंथ लेते हैं हम कंडक्टर का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो वैल्यू फिक्स होता है। ओके, तो जो न्यू रेसिस्टिविटी आएगा वो क्या हम लोग को होगा, वो रो ही रहेगा। ओके, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हम न्यू रेसिस्टेंस को फाइंड करें आर न्यू, तो क्या निकल के फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लेंथ। लेंथ है कितना हम लोग का है, 2L है, तो 2L डाल देंगे डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना हम लोग का ए है, तो ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देखते क्या है कि 2 बाहर हो जाएगा, तो न्यू रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो ए हम लोग का जो वैल्यू था वो ओल्ड के लिए था, ओल्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू था, यानी कि यहाँ पे जो नया रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेसिस्टेंस। ओके, तो दैट मीन्स कि यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल 2 वायर है और एक का लेंथ अगर एल है और उसी को दोनों वायर का भी क्या है हम लोग का लेंथ एल ही है, दोनों को ऐड करते हैं, तो उसके इसमें क्या निकल के आता है कि हमारे पास जो न्यू रेसिस्टेंस जो आएगा वो कितना होगा, पहले का 2 टाइम्स निकल के आता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे कि दैट मीन्स कि अगर हमारे पास वायर है, उसको स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो उस केस में रेसिस्टेंस में क्या चेंजिंग आता है, लेट मी चेक। सेकेंड क्वेश्चन में निकल के आता है कि अगर हमारे पास किसी भी वायर को हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक वायर है, सपोज दैट के मान लेके वायर हमारे पास एल लेंथ का है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पे स्ट्रेच किया हुआ है। ओके, कितना स्ट्रेच किया हुआ है कि जो पहले का लेंथ है उसका डबल कर दिया गया है, तो न्यू जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो इनिशियली में जब स्ट्रेच नहीं हुआ होगा तो उसके इसमें आर कितना होगा, रो मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाई ए। अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एरिया हम लोग का ए दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, उसको खींचना। ओके, और एक बात है ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी सेम वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, उस केस में जो वॉल्यूम होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा, वो कांस्टेंट ही निकल के आता है। तो इस केस में अब हम देखते क्या है कि स्ट्रेच करने के बाद क्या क्या चेंजिंग आएगा। ओके, तो वॉल्यूम पे तो इफेक्ट आएगा नहीं, यानी वी कैन से कि जो वॉल्यूम होगा हम लोग का वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो भी होगा हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा इनिशियल वो कितना होगा हम लोग का, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया होगा, तो वैल्यू फिक्स होगा। लेकिन जब स्ट्रेच करते हैं है ना, तो फाइनल कितना होगा हम लोग का, तो फाइनल तो जैसे देखो डबल कहा जा रहा है तो लेंथ का दुगना हो जाएगा लेंथ हम लोग का। ओके, तो एरिया कितना होगा, बेसिक बात है कि हाफ हो जाएगा एरिया हम लोग का, लेंथ को 2 टाइम्स करते हैं, तो उस केस में फाइनल भी जो होगा वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, एल ए ही निकल के आता है। ओके, सो इस केस में जो न्यू रेसिस्टेंस निकल के आएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो इंटू लेंथ कितना हो गया था, लेंथ हम लोग का 2L हो गया। ओके, तो 2L डाल दिए, डिवाइड बाई एरिया कितना हमको है, A/2 आ गया। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो वैल्यू निकल के आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू रो इंटू लेंथ बाई ए, यानी कि जो ये जो वैल्यू था हम लोग का वो किसका वैल्यू था, ओल्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू था, कि जब उसे स्ट्रेच नहीं करने के पहले, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा 4 इंटू आर, वो यानी कि जो न्यू रेसिस्टेंस निकल के आएगा जब किसी भी वायर को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं उसके लेंथ से, तो वो ओल्ड का 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि चीज़ों को आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, लेंथ एल है,
एरिया ए है, रेसिस्टिविटी रो है, उसको फोल्ड किया गया है n टाइम्स। फोल्ड मतलब आप होप से समझ में आता होगा। तो उस केस में क्या निकालना है, वो निकालना है कि जो नया रेसिस्टेंस होगा अगर n टाइम्स फोल्ड करते हैं तो क्या वो निकल के आएगा। ओके, तो सपोज दैट कि हमारे पास एक स्टार्टिंग में जो वायर है वो क्या है, एल लेंथ का है। कितना हम लोग का, एल लेंथ का है। ओके, तो जैसे कि अगर 2 टाइम्स हम करते हैं वायर को फोल्ड, तो उस केस में कितना निकल के आएगा हम लोग का, नया जो लेंथ आएगा L/2 आएगा। 3 टाइम्स करेंगे तो L/3 होगा, है ना। सिमिलरली अगर L टाइम्स किए हैं तो हमारे पास फोल्ड करने के बाद जो न्यू जो लेंथ निकल के आएगा वो L/n निकल के आएगा। होप सो कि इस चीज़ को कंसेप्ट को समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम क्या देखते हैं, इसको फोल्ड किया जा रहा है। फोल्ड का मतलब क्या, कि इस तरीके से, ओके, तो ऐसे ऐसे वो क्या किया गया है, उसको फोल्ड किया गया। ओके, तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें बहुत सारी चेंजिंग आएगा। चेंजिंग मतलब क्या, आफ्टर फोल्डिंग एन टाइम्स मान ली कि हम फोल्ड किए, तो ऐसा सपोज दैट ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा हम लोग का, मैंने स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि कभी भी किसी वायर को फोल्ड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसके उसमें जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम जो न्यू निकल के आएगा वो कितना होगा, लेंथ, तो लेंथ तो L/n हो जाएगा, n टाइम्स करेंगे अगर फोल्ड तो, और एरिया n/a होगा, तो फिर से वही हम लोग का LA ही रहेगा। ओके, तो न्यू जो रेसिस्टेंस आएगा निकल के, उसके इसमें रो रेसिस्टिविटी को भी चेंज करेगा नहीं, क्योंकि वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रेसिस्टिविटी रो इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना होगा हम लोग का, एल की बात करें यानी कि न्यू जो लेंथ हो कितना हम लोग का है, L/n है, यानी L/n, और डिवाइडेड बाय एरिया कितना निकल के आया था हम लोग का, n/a आया, मतलब आएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कितना होगा, n/n², तो 1/n² इंटू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, ओल्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगा हम लोग का न्यू रेसिस्टेंस का, वो कितना होगा, ओल्ड रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई n²। तो होप सो इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप का मतलब क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का भी आएगा तो ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, और नहीं तो अगर भूल भी गए तो जो कंसेप्ट मैंने बताया यहाँ पे उसको आसानी से उसको देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप सो कि आज के लिए हम जो है इतना जो चीज़ें बातें किए हैं सारी चीज़ समझ में आया होगा। अगले क्लास में थोड़ा सा विशेष हम बात करेंगे और रेसिस्टिविटी पे कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसे एज वी नो दैट, जैसे मैंने अभी बताया था कि लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कुछ फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर है, इस सब पे इफेक्ट करता है। और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होता है रेसिस्टेंस का भी, उस पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दिया, ताकि फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा यहाँ पे कंटिन्यू हम यहाँ पे डालते रहते हैं। और इस वीडियो को उस जगह पे शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है। तो हो सकता है ऐसे करने से जो नीडी पीपल उनको वो सहूलियत होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।